हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करेज यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीए में नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे कॉलम प्रॉपर्टी पे एनोटेशंस यूज होते हैं। टेबल क्लास लेवल एनोटेशन, प्रॉपर्टी लेवल एनोटेशन लगभग में हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ते हैं स्टार्ट से। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था जेपीए और हाइबरनेट, ठीक है। तो इसके एक बार डिफरेंसेस को हम पूरा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो जेपीए और हाइबरनेट में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेपीए एंड हाइबरनेट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक। और थ्योरी पार्ट में हम लोग ज़्यादा ये कवर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जेपीए हमारा क्या है। जेपीए एक स्पेसिफिकेशन है और हाइबरनेट क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। जेपीए को हम ये नहीं कह सकते हैं कि जेपीए एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जबकि हाइबरनेट को हम बोल सकते हैं हाइबरनेट एक क्या है, फ्रेमवर्क। हाइबरनेट इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर और भी देखा जाए तो जेपीए जो हाइबरनेट जो हमारा होता है एक तरीके से डेटा को सेव करने के यूज होता है। जैसे कि मान लो अगर कोड में जाओगे, ठीक है, हाई डेटाबेस में सेव कराने के यूज में आता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, इस जगह पे नहीं, इसमें। तो यहाँ पे ये जो हमारा डाटाबेस प्लेटफॉर्म और ये जो एसक्यूएल सर्वर डायलेक्ट है, ठीक, डायलेक्ट जो हमारा यूज हुआ है वो आरजी हाइबरनेट डायलेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हाइबरनेट इसका यूज हुआ है, ठीक। और एक चीज़ और बता देता हूँ, दूसरा, कि जब भी जेपीए की लाइब्रेरी कुछ भी यूज करोगे तो वहाँ पे आप जावा जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट या फिर जकार्ता डॉट परसिस्टेंट यूज करोगे, ठीक है। जबकि आप हाइबरनेट में क्या करोगे, पैकेज बेस पैकेज जो होगा ओ आर जी डॉट हाइबरनेट होगा। क्या होगा? ओ आर जी डॉट हाइबरनेट, ठीक है। इसके बाद में और भी डिफरेंस हमारे पास है, देखो। हाँ, उस सेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कैटेगरी वाइज को डिवाइड कर लो। दूसरा अब आ जाता है कि हमारा मान लो डेटा को हम सेव कराते हैं, तो ये जो मेथड सेव कराने के होते हैं वो किस पे होते हैं, सेशन में होते हैं, किसमें, हाइबरनेट में, ठीक है। हाइबरनेट अगर आप पढ़ोगे, आगे चल के अगर पढ़ाएंगे तो उसमें देखोगे जब जो भी मेथड परफॉर्म करना है, गेट गेट करना है या लोड करना है, ठीक है, या सेव करना है या सेव ऑल करना है या अपडेट करना है या मर्ज करना है, तो ये जो लाइब्रेरी मेथड है ये प्रोवाइड किए गए सेशन के थ्रू, मीन सेशन के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक। सेशन के थ्रू कर सकते हो, जबकि जेपीए में आप एंटिटी वही काम एंटिटी मैनेजर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो सेशन आपको अगर क्रिएट करोगे तो सेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो क्रिएट करने के लिए आपको सेशन फैक्ट्री की जरूरत पड़नी पड़ेगी, ठीक है। सेशन फैक्ट्री एक फैक्ट्री क्लास है जिससे आप गेट कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से और सेशन फैक्ट्री से ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट होता है, सेशन फैक्ट्री से सेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब सेशन फैक्ट्री हो गया और सेशन फैक्ट्री हमारा हो गया। इसके बाद में हाँ, जेपीए में हम लोग क्या करेंगे, सेम जो एंटिटी मैनेजर कैसे मिलेगा, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, दोनों चीजें दोनों जो है फैक्ट्री से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्लियर हो गया, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री, इधर सेशन इधर एंटिटी मैनेजर, ठीक है। एक ये डिफरेंस हो गया। और भी मेन पॉइंट जो हमारा है, हाँ, क्वेरी लैंग्वेज में, जैसे कि अगर मैंने बोला ना, जो पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब कॉम्प्लेक्स क्वेरी अगर कोई परफॉर्म करनी है आपको, तो उसके लिए आप डायरेक्ट मेथड यूज कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, या तो फिर आप नेटिव क्वेरी यूज करो वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लो मल्टीपल जॉइंट्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी आपकी बन रही है, तो वहाँ पे आप या तो फिर आप जेपी में क्या करोगे, नेटिव क्वेरी यूज करोगे और उसमें @क्वेरी यूज करके उसमें क्वेरी लिखोगे और कॉमा नेटिव क्वेरी अनेबल कर दोगे, ठीक है। तो ये कर सकते हो, या हाइबरनेट में भी नेटिव क्वेरी यूज कर सकते हो सिंपली, ठीक है। नेटिव क्वेरी भी होता है उसमें, लेकिन इसमें एचक्यूएल यूज करोगे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहोगे, डेटाबेस डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क करता है, एक तरीके से क्लास से लाइब्रेरीज प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू आप सारे प्रोजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो सारे ज्वाइंस और सारा कुछ इसमें कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप वेयर क्लास लगाना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो क्या कहते हैं, वेयर लाइक ऑपरेशन है जैसे कि करते हैं, ठीक, वो भी कर सकते हैं, ज्वाइंस करते हैं वो भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे कर सकते हो इसके थ्रू, एचक्यूएल के थ्रू। जबकि जेपीए में वही काम जेपीक्यूएल, ठीक है, जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो, ठीक है।
तो ये मेन डिफरेंस हो गया। और भी इसमें डिफरेंस है, देख लेते हैं हम लोग। देखो याद करने में ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। एक कैटेगरी बांट लो जिसको कि आप डेटा को सेव कराने वाला, ठीक है। तो ये अगर बॉटम से चलोगे तो सेशन ले लो, सेशन कैसे क्रिएट होता है ये दिमाग में रख लो, सेशन फैक्ट्री से। सेशन फैक्ट्री जो हमारा क्रिएट हो जाता है, ठीक, इसी प्रकार से जेपीए में हमारा अच्छा एंटिटी मैनेजर होता है। फिर कैसे क्रिएट होता है एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री से। तो दो नीचे वाले देखो ये ऑटोमेटिकली कवर हो गए, ठीक। फिर आता है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी कैसे हम करेंगे, तो एचक्यूएल हो गया, इधर जेपीक्यूएल हो गया, ठीक है। हाइबरनेट एचक्यूएल हो गया, एचक्यूएल मतलब हाइबरनेट, ठीक, एच से हाइबरनेट। जेपीक्यूएल मतलब जावा जावा प्रोसेसिंग क्वेरी लैंग्वेज, यानी जेपीए से समझ सकते हो, ठीक। इसके बाद में, ठीक, इस अब और मेन चीज जो मैंने बताया तो पैकेज के बारे में तो इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है कि ORG हाइबरनेट और इधर से हमारा जावा परसिस्टेंट है या जकार्ता परसिस्टेंट, ठीक है। एक ही हो गया। दूसरा हमारा सेव करने वाला जो मैंने बताया आपको, जब DDR यूज करते हैं इसका मतलब जो क्वेरी का कन्वर्जन जो होता है वो कौन करता है, डायलेक्ट ही करता है। तो वो हाइबरनेट का यूज करते हैं, यानी कि आप समझ सकते हो ये हाइबरनेट का काम है, ठीक है। जबकि जेपीए का इट डिस्क्राइब द हैंडलिंग ऑफ रिलेशनल डेटा इन जावा एप्लीकेशन। ये नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा, दो, अगर ये दो नहीं बताओगे 3 to 4 आप बताते तो डिफरेंस पर्याप्त है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, इसमें मैंने प्रॉपर्टी रख रखा है, हालांकि मैं कोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, वही मैंने रख लिया था। तो यहाँ पे आप देखो डेटा सोर्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर आप प्रॉपर्टी ये डाल देते हो, ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, तो ये ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा, तो आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ना। तो स्प्रिंग डाटा सोर्स यूआरएल, हमें हाइबरनेट का मैंने नहीं बताया, बट हाइबरनेट का भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ना ही हाइबरनेट का मैंने कोड कुछ भी किया है अभी कोड, ठीक है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, कोई मैसेज कमेंट करता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक। अदरवाइज हो सकता है स्किप कर दूं, क्योंकि जेपी हाइबरनेट स्प्रिंग बूट के साथ में हाइबरनेट, केवल हाइबरनेट कोई बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। हाँ, एमबीसी में हाइबरनेट जेपी कुछ भी यूज करते हैं, मतलब हाइबरनेट ही मोस्टली ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग एमबीसी पे जो लोग काम कर रहे हैं पुराने प्रोजेक्ट्स पे, तो उनको यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि हाइबरनेट के जेपी हाइबरनेट भी यूज होता है, और इसके साथ में मुझे क्या बोलते हैं एक चीज़ और, मुझे माईबेटिक्स आईबेटिक्स भी यूज होता है, ठीक है। वो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कोई आप काम कर रहे हो, करना है आपको आगे चल के, तो मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। वो भी ज़्यादा बहुत यूज होता है, उसका भी कोई मतलब स्पेसिफिक यूजेज होते हैं, ठीक है। हाइबरनेट या माईबेटिक्स या आईबेटिक्स जो भी है यूज होता है, उसका कोई ना कोई यूज मतलब कोई ना कोई बेनिफिट होता है, ठीक है, हर किसी के लिए में। अब उसमें आपको अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी लगानी है, कभी कभार बहुत ज़्यादा डेटा फेच करना होता है, 10 से 20 टेबल्स का यूज करके, ऐसे कर कंबाइन करके, तो वो सारा काम आप कोई ना जेपी अगर काम कर रहे हैं तो क्वेरी आपको क्या नेटिव क्वेरी यूज करना पड़ेगा। नेटिव क्वेरी में क्या होगा, जावा कोड और क्वेरी आपका सब मिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि नहीं नहीं आपको स्पेसिफिक अलग बनाना है, एकदम क्वेरी को अलग रखना है, ठीक है, क्वेरी क्वेरी के पैकेज को ही अलग बना दो, सारी क्वेरी उसमें रख दो और उसको उठा करके यूज कर लो, ठीक है। तो उसके लिए माईबेटिक्स बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप अगर रिक्वायर आप कोई भी मैसेज कमेंट करता है तो आप मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड शो एसक्यूएल क्या करता है, आप जब भी रन करोगे, ठीक है, तो आपको नीचे जो भी क्वेरी चलेगी, सेव अगर मेथड कॉल किया, या आपने अपडेट मेथड कॉल किया, या आपने अपडेट तो नहीं होता है इसमें जेपीए में मोस्टली, तो सेव या फाइंड मेथड कॉल किया, या सेव करोगे, अब सेव करोगे या फाइंड करोगे, जो भी करोगे उसके थ्रू बैकएंड पे जो क्वेरी रन होती बनती है, वो क्वेरी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। डायलेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में हाइबरनेट ऑटो डीडीएल, हाँ ऑटो डीडीएल ये वाला नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, अभी जस्ट हम इसी को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे स्कीमा एंड डेटा इनिशियलाइजेशन, मैं ऑलरेडी एक फीचर बताया था आपको हाइबरनेट का फीचर, कि स्कीमा इनिशियलाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक। अगर आपका प्रॉपरली एंटिटीज क्लासेस बनी हुई है, ठीक है, और आपने अगर प्रॉपरली यहाँ पे अनेबल कर रखा है ऑटो डीडीएल, ठीक है,
अपडेट, क्रिएट, क्रिएट ड्रॉप, ठीक, और नन, ठीक, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप नन यूज करते हो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, शायद ये देखना पड़ेगा, इसमें लिखा होगा, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग के लिए ही यूज होता होगा आई थिंक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में टेस्ट पर्पस है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, H2 डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। H2 डेटाबेस में क्या होता है, हमने एक बार प्रोजेक्ट रन कराया, इसके बाद में क्या हुआ, स्कीमा क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंटिटी क्लासेस की वजह से स्कीमा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो स्कीमा जैसे क्रिएट हो जाता है, इसके बाद में जैसे स्टॉप कर दोगे एप्लीकेशन को, वैसे ही स्कीमा ड्रॉप भी हो जाता है, ठीक है। कैसे पता ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि अब दोबारा जब रन कराते हो तो वो डेटा नहीं मिलता है, दोबारा फिर से फिल करना पड़ता है, इसका मतलब वो ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्रिएट और ड्रॉप वाला यूज होता होगा। ये मेरा आइडिया है, बट आगे मैंने लिखा होगा तो मैं देखूंगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया, देखो एक चीज मैं और आपको बताऊं, ये जो एक तरीके से स्टैंडर्ड यूज नहीं होता है प्रोडक्शन लेवल पे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल पे काफ़ी सिक्योरिटी देखी जाती है कि अगर बाई चांस गलती से कुछ अगर गलत ऐड हो गया वहाँ पे, ठीक है, और एप्लीकेशन को एक तरीके से एप्लीकेशन को हम डेटाबेस क्रिएट करने का कंप्लीट हैंडओवर नहीं दे सकते, हैंडओवर नहीं कर सकते, ठीक है। परमिशन पूरा नहीं दे सकते हैं कि आप पूरा डेटाबेस में कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक, एप्लीकेशन को नहीं दे सकते। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, और तरीके अपना सकते हो, या तो फिर आप स्क्रिप्ट फाइल बना के रन करवा लो, जो भी है आपकी जो यूएटी डेटाबेस, यूएटी में या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जो भी एसक्यूएल है उसको एक्सपोर्ट करके और आप वहाँ पे रन करवा लो। या फिर आप दूसरा तरीका ये अब बार बार आपको कुछ चेंज रन कराना है, ठीक है, प्रोडक्ट एनवायरनमेंट या न्यू एनवायरनमेंट में, तो आप एक स्कीमा फाइल क्रिएट करके प्रोजेक्ट रूट में डाल दो। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक देखो सपोर्ट करता है, अगर आप स्कीमा डॉट एसक्यूएल करके क्रिएट कर लेते हो, ऑटोमेटिकली ये रन हो जाता है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है, अब पढ़ लेते हैं एक बार में। इन a JPA based application we can either choose to let Hibernate create schema using entity class, ठीक है, और यूज schema.sql, बट वी कैन डू बोथ, ठीक। तो कहने का मतलब ये ज़्यादा schema.sql वाला कुछ बेटर लगता है, ठीक है, आप अगर आगे प्रोड एनवायरनमेंट में जाते हो। मेक श्योर टू डिसेबल स्प्रिंग, देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैंने सब पॉइंट लिख रखे हैं। डिसेबल DDL ऑटो इफ़ यू आर गोइंग, इफ़ यू आर यूजिंग, अच्छा अभी नहीं लिखा है, बट schema.sql, ठीक। अगर आप schema.sql यूज कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑटो DDL यू शुड इनेबल, ठीक है, बिफोर यूजिंग schema.sql। so schema will be created using schema.sql and data.sql फाइल, ठीक है। नाउ क्रिएट डाटा, अच्छा और एक इसके साथ में डेटा डॉट एसक्यूएल, जैसे कि आपको कुछ स्टार्ट में डेटा भी स्टोर करना है, ठीक, ऐसे करके स्कीमा डॉट एसक्यूएल बना सकते हो, डेटा डॉट एसक्यूएल बना सकते हो, जिसमें कि इंसर्ट क्वेरीज आपकी रहेंगी, ठीक है। इसमें तो स्कीमा डॉट एसक्यूएल से स्क्रिप्ट से क्या होगा, इंसर्ट एक तरीके से आपके स्कीमा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने मोइन पॉइंट लिखा है, ठीक है। Spring Boot chooses a default value for you based on whether it thinks your database is embedded। मतलब कहने का जो मैंने आपको बताया ऑटो DDL वाला, तो ये इस तरीके सोच करके यहाँ पे अनेबल करता है कि आपका डेटाबेस जो है एम्बेडेड डेटाबेस यूज के, जैसे कि H2 हमारा होता है, और भी होते हैं, ठीक है। H2 हमारा होता है, और टर्बियर भी दिया है आगे चल के। इट डिफॉल्ट्स टू क्रिएट ड्रॉप इफ नो स्कीमा मैनेजर हैज बीन डिटेक्टेड, ठीक है, और नन इन ऑल अदर केसेस। मतलब आपका कोई अदर स्कीमा मैनेजर जो है अगर डिटेक्ट नहीं होता है तो ये फिर क्रिएट ड्रॉप ही यूज करता है। क्यों, क्योंकि इसको लगता है कि मेरे डेटाबेस आपने यूज किया होगा, ठीक। इस केस में embedded database is detected by looking at the connection type, ठीक है। HSQL, H2 एंड डर्बी आर एम्बेडेड। HSQL यूज कर सकते हो, H2 और डर्बी, हालांकि H2 मैंने यूज किया था, बट हम अगर नेट नहीं है, पर मैं आप देख के बताता आपको, और भी HSQL लाइब्रेरी आप जब इनिशियलाइजर यूज करते हो वहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है, बट मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। एंड अदर्स आर नॉट, बी केयरफुल व्हेन स्विचिंग फ्रॉम ई मेमोरी टू रियल डेटाबेस दैट यू डू नॉट मेक assumption अबाउट द
रेजिस्टेंस टेबल। तो मतलब आपको ये बिल्कुल श्योर करके रखना है, क्योंकि अगर आपने क्रिएट ड्रॉप यूज कर रखा है तो आप रियल टाइम में जा रहे हो तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप टेस्टिंग के लिए पर्पज से आपको क्रिएट ड्रॉप यूज होता है। टेस्टिंग पर्पज क्या, आपने क्रिएट किया और उसको ड्रॉप कर जब तक काम किया अदरवाइज ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो इसलिए यू आइदर हैव टू सेट DDL ऑटो एक्सप्लिसिटली और यूज वन ऑफ द मैकेनिज्म टू इनिशियलाइज द डेटाबेस। ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म यूज कर सकते हो? इनिटिएशन ऑफ फाइल नेम इंपोर्ट डॉट एसक्यूएल जो होता है, अगर आपने दिया इंपोर्ट डॉट एसक्यूएल इन द रूट ऑफ द क्लास पाथ इज एग्जीक्यूटेड ऑन स्टार्टअप एप्लीकेशन इफ हाइबरनेट क्रिएट्स द स्कीमा फ्रॉम स्क्रैच। ठीक, दैट इज इफ DDL ऑटो प्रॉपर्टी इज सेट टू क्रिएट और क्रिएट ड्रॉप। दिस कैन बी यूजफुल फॉर डिमोज, मतलब टेस्टिंग पर्पज से यूजफुल हो सकता है। ठीक, बट मैंने आपको बताया प्रोडक्शन लेवल पे आपको डिसेबल ही करना पड़ेगा। ठीक है, बट प्रोडक्शन लेवल पे और क्या कर सकते हो यहाँ पे? वांट टू बी ऑन द क्लास पाथ इन प्रोडक्शन। अच्छा, एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। दिस कैन बी यूजफुल फॉर डिमोज एंड फॉर टेस्टिंग इफ यू आर केयरफुल। ओके, इफ यू आर केयरफुल बट इट is probably not something you want to be on the class path in production. It is a hibernate feature, ठीक है, and nothing to do with Spring। तो कहने को तो अब मैं बताता हूँ, इसमें तो मैंने नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखा है। मेन चीज़ आपको देखो, अगर प्रोडक्शन मोस्टली क्या होता है, हम ऑटो वाला कंसेप्ट नहीं यूज करते, डेटाबेस में ऑटोमेटिकली चेंज वाला कंसेप्ट बहुत कम ही यूज करते हैं, नंबर एक। ठीक है, तो आप हाँ इनिशियल पॉइंट पे अगर आपको मान लो प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट टाइम पे आप ले जा रहे हो, ठीक, फर्स्ट टाइम पे अगर ले जा रहे हो एप्लीकेशन को, तो उस समय आप एक बार क्रिएट कर, क्योंकि उस समय आपका कोई उसमें यूजर बेस कस्टमर बेस उस पर नहीं है। ठीक है, या कोई भी आपका ट्रैफिक नहीं आ रहा था। ठीक, इससे पहले कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, तो पहले फर्स्ट टाइम पे आप रन करवा अनेबल करवा के रन करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट आगे चल के उसको दोबारा हमेशा के लिए उसको डिसेबल कर दें। इसके बाद में एक बार रन करा लिया आपने, चेक कर लिया, सारा वेरीफाई कर लिया, हाँ प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि टेस्टिंग भी होगी एक बार। ठीक, एक बार अगर रन हो गया, इसके बाद में उस पर टेस्टिंग भी होती है, प्रोडक्शन पे आपने डाल दिया, सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली, चलने लगा एप्लीकेशन, फिर उसमें टेस्टर वर्क करते हैं, जो भी उसका टाइम दिया जाए 8 से 10 दिन। ठीक है, तो जितना दिन 1 से 2 दिन जितना डिपेंड करता है कम्प्लेक्सिटी के ऊपर प्रोजेक्ट की। ठीक है, कितने फीचर्स उसमें कितना क्या ऐड किया हुआ है, तो उस प्रकार से जब टेस्टर वहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे तो इसके बाद में मतलब कोई दिक्कत ही नहीं। बट आगे चल के अगर आपको कोई कॉलम ऐड करवाना है, ठीक, आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट डायरेक्टली डेटाबेस में जाके स्क्रिप्ट क्रिएट कर दोगे, या फिर आप अपना एक अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, वहाँ पे उस प्रोजेक्ट में अब क्वेरी आप ऐड करोगे, इसके बाद में आप उसको प्रोजेक्ट को रन डिप्लॉय मारोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट कर दे। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट, उसमें आप परमिशन भी सेट कर सकते हो कि कौन बंदा कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें, क्योंकि डेटाबेस पे आप डायरेक्टली परमिशन नहीं देना चाहते हो, और अगर एप्लीकेशन के थ्रू करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चेक्स भी लगा सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे परमिशन है इस सर्विस को कि नहीं है। ठीक, इस तरीके से आप बना सकते हो हायर लेवल पे। देखो, ये जो मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट मॉड्स होते हैं जो, ठीक है, ऑटो DDL के, वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। आप क्रिएट यूज मैंने बताया आपको दिया, क्रिएट मतलब आप टेबल को क्रिएट करने के लिए, अपडेट मतलब अपडेट का मतलब होता है कॉलम को अगर कोई भी है, आपने कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर रखी है, मान लो आपकी 4 प्रॉपर्टी थी, आईडी नेम एम्प्लॉय की 4, आईडी नेम ईमेल और फ़ोन नंबर, आपने एक्स्ट्रा सैलरी एक कॉलम डाल दिया या कुछ और भी कॉलम डाल दिया एड्रेस का, तो उससे क्या होगा, आपका नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग जो है डिलीट हो जाएगा, कोई कॉलम डिलीट नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो एक टेबल ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, ठीक, टेबल बनी हुई है, ऐसा तो मुश्किल ही होगा, या फिर ऐसा कहो कि आपने कोई टेबल आप एंटिटी बनाई थी जिस पे टेबल नेम कुछ आपने दे दिया, तो मैंने आपको बता दिया था टेबल नोटेशन के बारे में। तो अगर आपने नाम दोबारा चेंज कर दिया तो पुराना जो टेबल था वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब आप अगर कॉलम को अपडेट करना चाहते हो तो उसको कैसे करते हो, पुराना कॉलम को डिलीट करोगे, रीनेम कैसे करते हो, डिलीट करके दूसरा नाम क्रिएट करोगे या फिर रीनेम कर दोगे उसको, ठीक, डायरेक्ट क्वेरी की तरह। बट इसमें क्या होगा कि आपका नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा बट एग्जिस्टिंग कॉलम बना रहेगा। ठीक है, अनयूज्ड। तो इस तरीके से अपडेट हो गया। क्रिएट ड्रॉप बता दिया, टेस्टिंग के लिए क्रिएट होगा स्कीमा पूरा इस स्ट्रक्चर, और उसके बाद में जैसे ही सेशन क्लोज होगा डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, वैलिडेट
वैलिडेट का यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शायद मैपिंग को वैलिडेट किया जाता होगा। ओनली वैलिडेट वेदर द टेबल एंड कॉलम एग्जिस्ट, अदरवाइज इज थ्रोजन एक्सेप्शन। तो ये भी एक टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है मोस्टली, ठीक। क्योंकि ये क्या करेगा, जो भी आपने क्लासेस बनाई हैं, एंटिटी क्लासेस, उनको मैप करेगा डेटाबेस से। अगर मैपिंग प्रॉपर बन सही सारा कुछ क्रिएटेड है तो फिर कोई भी रन कर जाएगा, मतलब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी कि एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। तो टेस्टर पर्पज के लिए है। नन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिफॉल्ट इफेक्टिव टर्न ऑफ द डीडीएल जनरेशन, ठीक। दिस वैल्यू इफेक्टिवली टर्न ऑफ द डीडीएल जनरेशन, ठीक। ये जो है डीडीएल जनरेशन को टर्न ऑफ ही कर देता है। अगर आपको टर्न ऑफ करना है तो इसका मतलब कमेंट ही कर दो, ज़्यादा कमेंट बाय डिफॉल्ट तो यूज नहीं हो जाएगा, नहीं। नन अगर यूज करोगे तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। जो मैंने बताया ना डिफॉल्ट, इसमें गो टू चूज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर यू बेस्ड ऑन वेदर इज आई थिंक योर डेटाबेस इज एम्बेडेड और नॉट, ठीक है। तो एम्बेडेड के बेसिस पे, यानी कि आप प्रॉपर्टी ना ही यूज करो प्रोडक्शन पे, उसको क्या कर दो, डिलीट मार दो या कमेंट मार दो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आईडी जनरेशन, आइडेंटिटी जनरेटर, ठीक। आइडेंटिटी जनरेटर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ऑटो जनरेशन जो मैंने यूज किया था। अब आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो। आप जेपीए में आप प्रॉक्स 4 आईडी जनरेटर प्रोवाइड किए, बट हाइबरनेट में आप 11 to 12 है, ठीक। तो जेपीए में हमारे पास एक तो ऑटो हो गया, ठीक, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है डेटाबेस के बेस पे कौन सा आइडेंटिटी जनरेटर यूज होना है या नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा आइडेंटिटी जनरेटर, आइडेंटिटी एक होता है, ठीक। आइडेंटिटी जनरेटर जो यूज होता है वो हमारा मोस्टली, अब डिपेंड करता है, आइडेंटिटी देखो हर एक डेटाबेस सपोर्ट नहीं करता है, ठीक। अगर जो भी डेटाबेस सपोर्ट करता है उसमें आप आइडेंटिटी जनरेटर यूज कर सकते हो, अच्छा है, ठीक। बट इसमें परफॉर्मेंस का थोड़ा इशू रहता है। कैसे रहता है, क्योंकि ये यूज करता है एक्चुअली डेटाबेस के फीचर को यूज करता है, क्योंकि आप जो भी डेटाबेस है ऑटो इंक्रीमेंट जैसे हम अनेबल कर देते हैं। क्वेरी आप डेटाबेस की टेबल क्रिएट करोगे, उसमें ऑटो इंक्रीमेंट का अगर आपने ऐड कर रखा है तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आइडेंटिटी जनरेटर जो है हमारा, ठीक, आइडेंटिटी जनरेटर जो है वो आपका ऑटो इंक्रीमेंट पे वर्क करता है, ठीक, यानी कि डेटाबेस पे डिपेंडेंट है, डेटाबेस के ऑटो इंक्रीमेंट फीचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर डेटाबेस के ऑटो इंक्रीमेंट फीचर आईडी प्राइमरी की पे आईडी पे आपने नहीं लगाया है तो आप आइडेंटिटी जनरेटर यूज नहीं कर सकते, ठीक। इससे मालूम प्रॉब्लम क्या आएगा, क्योंकि इससे हमारा एक तरीके से अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट बार बार आती हैं तो ये एक तरीके से लॉक लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। लॉक लगेगा और परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो अपना इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और फिर आप इंक्रीमेंटेड वैल्यू आईडी उठाओगे, ठीक है। एक तरीके से डेटाबेस क्योंकि जनरेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉकिंग लगेगी और आपका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा सीक्वेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो डेटाबेस के पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से इस पर कंट्रोल जो होता है वो पूरा का पूरा जो भी हाइबरनेट या हाइबरनेट पर रहता है आईडी जनरेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक हाइबरनेट सीक्वेंस टेबल क्रिएट करनी पड़ती है, या ऑलरेडी अगर आप नहीं क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट सीक्वेंस टेबल एक क्रिएट हो जाती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टेबल ही यूज हो जाएगी, ठीक है, वो यूज हो जाएगी। उससे क्या होगा कि वहाँ पे आप स्टार्ट और बीच में इंक्रीमेंटल वैल्यू आप यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि हमारा जो आरडीज है वो 1 से स्टार्ट हो और इंक्रीमेंट हो बाई 5 या बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5, ठीक, इस तरीके से इंक्रीमेंट हो। अगर आप यहाँ पे बैचिंग यूज कर रहे हो, बैच में स्टोर करना चाह रहे हो रिकॉर्ड्स को, तो यहाँ पे कितना यूजफुल है आप समझ सकते हो। एक बार डेटाबेस से इंस्ट्रक्शन होगा और वो स्टार उठा लेगा, इसके बाद में 50 आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपके रिकॉर्ड को सेव करवा सकता है, ठीक है। बार बार उसको आईडी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप बैचिंग जिस प्रकार की बैचिंग करना चाहते हो उस प्रकार का वहाँ पे आप क्या कहते हैं हाइबरनेट सीक्वेंस जो टेबल होगी वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में टेबल जनरेटर होता है, ये बहुत कम रेयरली यूज होता है, मैंने तो शायद ही नहीं यूज किया है, ठीक है। सिंपल तरीका उसका भी यूज करना, बट हम कैसे यूज करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक।
वैसे तो मैंने आपको कॉलम एट द रेट जनरेटेड वैल्यू दिखा रखा है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी यूज कर लेते हैं जनरेशन टाइप डॉट ऑटो सीक्वेंस आइडेंटिटी, या आप ये टेबल यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एड्रेस जनरेटेड वैल्यू मैंने यूज किया है। यहाँ पे ऑटो के बारे में बात करो तो यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है आप पढ़ सकते हो। समरी वैसे मैंने थोड़ा सा दे रखा, ऑलरेडी दे दिया, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा। ऑटो इज द डिफॉल्ट जनरेशन टाइप एंड लेट्स द परसिस्टेंट प्रोवाइडर चूज द जनरेशन स्ट्रेटजी, ठीक। तो ये जो है कैसे, इफ यू यूज हाइबरनेट एज योर परसिस्टेंट प्रोवाइडर इट सेलेक्ट जनरेशन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द डेटाबेस स्पेसिफिक डायलेक्ट, ठीक है। तो जो भी आपने डायलेक्ट यूज किया होगा उसी डेटाबेस के स्पेसिफिक वो यूज कर लेगा। अगर मान लो आपने माई एसक्यूएल यूज कर रखा, हो सकता है माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर यूज कर रखा है तो आइडेंटिटी यूज कर ले, ओरेकल यूज कर रहे हो तो हो सकता है सीक्वेंस यूज कर ले, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट एक तरीके से लेके डेटाबेस के बेसिस पे जो भी आपने डायलेक्ट यूज किया होगा उसके बेसिस पे ये सेलेक्ट करेगा, ठीक। ठीक आ गई काफी। इसके बाद में इसको देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो प्रैक्टिस करने की बताने की कोई ज़रूरत है नहीं आई थिंक। और एक काम मैं और करता हूँ, एसक्यूएल सर्वर यूज कर उठा लेता हूँ। आइडेंटिटी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। हाँ, आइडेंटिटी के बारे में पढ़ लेते हैं तब तक, सॉरी। देखो आइडेंटिटी जनरेशन टाइप, आइडेंटिटी हमारा जनरेशन टाइप आइडेंटिटी इज द इजीएस्ट टू यूज बट नॉट द बेस्ट ऑन फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट रिलाइज ऑन एन ऑटो इंक्रीमेंटेड डेटाबेस कॉलम एंड लेट्स द डेटाबेस जनरेट अ न्यू वैल्यू विद ईच इंसर्ट ऑपरेशन, ठीक। डेटाबेस ये जनरेट करता है, ठीक। इसमें कोई भी क्या कहते हैं अपने हाइबरनेट या जेपीए के ऊपर क्या कहते हैं ये कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। ये सिर्फ सिर्फ उसको इंसर्ट करेगा, वो वहाँ पे यूज करता है उस पैरामीटर को, ठीक है, क्रिएट नहीं करता। फ्रॉम डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी efficient because the auto increment column are highly optimized and is doesn't require any additional statement, ठीक है। दिस अप्रोच हैज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक इफ यू आर यूजिंग if you use hibernate requires a primary key value for each managed entity, ठीक है, and therefore has to perform insert statement immediately. This prevents it from using different optimization technique like JDBC batching, ठीक। तो मैंने आपको बताया ये थोड़ा इसमें ड्रॉबैक रहता है, ठीक है, क्योंकि हाइबरनेट अगर स्टोर करेगा वहाँ पे उसको एक रिक्वायर प्राइमरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ से वो उठाएगा प्राइमरी की यूज करेगा तो इमीडिएटली वहाँ पे अवेलेबल करवाना पड़ेगा, ठीक है, डेटाबेस में। तो वो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी, बैचिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हो। बाकी आई थिंक जो मैं बता रहा था परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉकिंग लगता है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में मुझे नहीं लगता ऑटोमेटिक प्रॉपर वर्क करता है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में अगर आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो मान लो, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉकिंग कंसेप्ट, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मतलब तीन ऑपरेशन वर्क करते हैं, ठीक। तो एक तो आपका रीड हो गया, फिर उसमें अपडेट हो गया, फिर उसका राइट हो गया। तो ये एक तरीके से अगर लॉक नहीं लगेगा इसमें तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, यानी कि डुप्लीकेट आईडी प्राइमरी की का डुप्लीकेट्स हो जाएंगे, जो कि हो सकता है कुछ रिकॉर्ड सेव हो पाए, कुछ रिकॉर्ड ना भी सेव हो पाए आपके डेटाबेस में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहता है। हालांकि हाइबरनेट में बहुत सारे ऑप्शन आईडी जनरेटर के, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आईडी जनरेटर्स भी प्रोवाइड किए गए पावरफुल, बट सीक्वेंस आपका बहुत पावरफुल है और ज़्यादातर आप देखना आपको सीक्वेंस ही यूज करते हैं लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जनरेशन टाइप सीक्वेंस में इज माई प्रेफर्ड, जो कि मेरा भी प्रेफर्ड है, प्रेफर्ड वे टू जनरेट प्राइमरी की वैल्यूज एंड यूजेज अ डेटाबेस सीक्वेंस टू जनरेट यूनिक वैल्यूज। हालांकि मैंने गलती कर दिया फिर से, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, मैं स्क्रॉल करके आपको पूरा दिखा देता हूँ, ठीक।
बट मैंने अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आपको सुनाया हुआ है। ठीक, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक, यहाँ से ही मैंने बताया था आपको। तो ये हाइबरनेट सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस आईडी जनरेटर जो है, इज माय प्रेफर्ड वे टू जनरेट प्राइमरी की वैल्यूज एंड यूज डेटाबेस सीक्वेंस टू जनरेट अ यूनिक वैल्यूज। ठीक है, इट रिक्वायर एडिशनल सेलेक्ट स्टेटमेंट। देखो ये मैं पढ़ने की बजाय मैं आपको दिखा दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो तो ये सब याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पे मैं ऐसे बता देता हूँ, आप पढ़ना है तो पढ़ लेना। ठीक है, मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम एट द रेट जनरेटेड वैल्यू यूज करते हैं। ठीक, कॉलम ये जो कि सभी में यूज करना पड़ता है। जहाँ पे आप स्ट्रेटजी सेलेक्ट करोगे आपने सेक्वेंस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आइडेंटिटी में भी जाओगे वहाँ पे भी आपने स्ट्रेटजी क्या कहते हैं, आइडेंटिटी यूज किया हुआ। ठीक, बट चूंकि इसमें एक्स्ट्रा टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए एक्स्ट्रा एनोटेशन की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा टेबल की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम लोग आईडी प्राइमरी की को स्टोर करते हैं, वहां से प्राइमरी की को उठाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सीक्वेंस जनरेटर यानी कि जनरेटेड वैल्यू और सीक्वेंस जनरेटर यहाँ पे यूज होता है। क्योंकि आप कैसे याद करोगे, क्योंकि आप जनरेटेड वैल्यू में सीक्वेंस यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो, जनरेशन टाइप सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस जनरेटर यानी कि वो टेबल आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेटर का नेम आपने दे दिया। ठीक है, क्योंकि आप सीक्वेंस यूज कर रहे हो तो उसका नेम है बुक, यहाँ बुक जनरेटर या एम्प्लॉय जनरेटर कुछ भी अब मान लो। ठीक, बुक जनरेटर उसका नाम दे दिया। इसके बाद में क्योंकि अब सीक्वेंस जनरेटर टेबल को रेफरेंस देना है, उस टेबल का रेफरेंस देना है, किसको देना है, इसको, इस नोटेशन को। तो इस वजह से उसका नेम दे दिया, हमने ले लिया, उसके नेम पे हमने ऐड कर दिया टेबल का नाम सीक्वेंस नेम, यानी कि बुक अंडरस्कोर सीक्वेंस। यहाँ पे आप हमारा जो एम्प्लॉय था, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय यूज कर सकते हो। मैंने अपडेट नहीं किया सही से, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अंडरस्कोर सीक्वेंस इस तरीके का क्रिएट होगा। ठीक, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें, इसीलिए मैं डेमो करवा चुका था, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको काफ़ी चीज़ें फैमिलियर लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एलोकेशन साइज का मतलब मालूम क्या है, यहाँ पे और भी साथ स्टार्ट भी दे सकते हो, बिगनिंग वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू भी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसको मैं जरूर डेमो करके आपको दिखाता हूँ। और 50, ठीक है, यहाँ पे 50 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टार्ट, मैंने यहाँ पे स्टार्ट वाला नहीं दिया हुआ है, बट स्टार्ट आपने जो दिया, मान लो स्टार्ट करता है 1 से, और 50 आपका बैच साइज है, यानी कि 1 से 50 पहली आईडी जनरेट होगी 1, इसके बाद में डायरेक्टली 50 जनरेट होगी, फिर 50 के बाद में 50 प्लस 50 फिर 100 जनरेट होगी। ठीक है, 100 के बाद में 150 150 जनरेट होगी। इस तरीके से प्राइमरी की जनरेट होगी, अगर आप बैचिंग नहीं कर रहे हो। और अगर बैच में स्टोर कर रहे हो तो फिर आप 50 का बैच स्टोर कर लो, 50 का बैच बना लो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी प्राइमरी की जो लॉस हो रही है, बीच बीच में गैप हो रहा है, वो आपका नहीं होगा। ठीक है, बैचिंग अगर कर रहे हो। बट अगर बैचिंग नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे इंक्रीमेंट बाई 1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, 1 इंक्रीमेंट बाई 2 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप एक बार में कितने डेटा को स्टोर करो, बैचिंग कितना कर, साइज का, बैच साइज आपका कितना है। ठीक है, ये मैंने देखो इसलिए रख रखा है मैं, क्योंकि एसक्यूएल यूज कर रहा था, तो मैं ये आपको इस तरीके से एक काम करते हैं, दोबारा से मैं टेबल ये जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं आइडेंटिटी वाले को मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। स्प्रिंग बूट में गए, एम्प्लॉई में गए, इच्छा हमने ये टेबल यूज कर रखा है। ठीक, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस मैंने लिख रखा है तो अच्छा बात है, और मैं इसी को पहले टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखना, फिर बाद में आइडेंटिटी को हम दिखा देंगे। @id टेबल का नेम हमने चेंज कर दिया TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ठीक है,
आई थिंक हमने टेबल भी क्रिएट कर रखी थी इससे पहले टाइम सेविंग के लिए। TBL_employee और @ID जनरेटेड वैल्यू हमने जनरेशन टाइप सीक्वेंस या जनरेटर हमारा EMP जनरेटर है, ठीक है। सीक्वेंस जनरेटर नेम मैंने दे दिया EMP जनरेटर, सीक्वेंस नेम मैंने दे दिया यहाँ पे। इसके बाद में एलोकेशन साइज दे दिया 1 और इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हो यहाँ पे। इनिशियल वैल्यू क्या हमारी है, इनिशियल वैल्यू 4 है, ठीक। ये इनिशियल वैल्यू 4 है, एलोकेशन साइज 1 है और सीक्वेंस नेम हमारा EMI_employee_SCQ है। और यहाँ पे नेम देखो मैंने आपको बताया EMP जनरेटर। अब यहाँ पे जाते हैं टेबल में, ठीक। यहाँ पे अगर जाओगे, ठीक है, MySQL सर्वर में और डेटाबेस के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ व्यूज में तो नहीं होगा बट कहाँ गया, टेबल हमारा ये हो गया, ठीक है। सीक्वेंस अलग से होता है इसमें, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है इस समय। तो ये हमारा टेबल मैंने क्रिएट, अच्छा टेबल का नाम ये है TBL_employee। और व्यूज हो गया, एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गया, प्रायोरिटी हो गया, क्वेरी स्टोरेज सिक्योरिटी। एक सेकेंड, एक सीक्वेंस इसमें दिख नहीं रहा बट यहीं पे होता है, इसी में ही होता है, ठीक है। आप चाहें तो देख लेना कहीं पे, मुझे अभी मान लो इस डेटाबेस पे थे हमारा, इसमें तो दिख नहीं रहा है। टेबल ये हमारा हो गया। मैं एक्चुअली आपको सीक्वेंस को दिखाना चाह रहा था कि सीक्वेंस, चलो एक एक करके व्यू, इसमें तो होगा नहीं, व्यू में तो होता नहीं है, ये बाहरी होता है वैसे तो एक्सटर्नल। ये यहाँ इसमें है, प्रोबेबिलिटी में होगा शायद, ठीक है, इसी में होगा। प्रोग्रामेबिलिटी स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शन, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। देखो बाय डिफॉल्ट मैं अगर इसको डिलीट कर दूं, आप दोबारा रन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली देखना ये क्रिएट हो जाएगा। पहले हम बाय डिफॉल्ट वाला देखा आपको दिखाते हैं, ठीक। यहाँ पे मान लो मैंने डिलीट कर दिया, पता नहीं दोबारा क्रिएट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसका हम एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर ना क्रिएट हुआ तो मैं डेमो तो करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। बट क्रिएट हो जाएगा, बट मुझे ऐसा भरोसा है, ठीक। मैंने इसको डिलीट मार दिया है ना। और यहाँ पे हम जाते हैं, ये इसको हम कमेंट मार देते हैं अभी, ठीक। सॉरी कौन सा कमेंट मार दिए, स्टडी जनरेशन टाइप जनरेशन नेम बना रहने देते हैं, इतना अभी हम चलाते हैं, ठीक है। टेबल हमारे पास ऑलरेडी है TBL_employee। और प्राइमरी की कहाँ से जनरेट होगा, इसके रिकॉर्ड हम सारे डिलीट मार देते हैं अभी, ठीक है। जो भी इसमें रिकॉर्ड्स हैं ये हम डिलीट मार देते हैं, जिससे कि हमारा आईडी का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना। तो एक काम करते हैं हम, इस टेबल कहाँ गया ये डेटाबेस, इस पर हम न्यू क्वेरी बनाते हैं, डिलीट फ्रॉम TBL_employee, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, क्या है हमारा लोकल होस्ट 8182, कोड क्यूरियस तो है नहीं, स्प्रिंग बूट ऐप्स अगर ये चलना चाहिए आई थिंक। तो एम्प्लॉय को हम ऐड कराते हैं, ठीक है, पोस्ट है ये, ऐड एम्प्लॉय है। यहाँ पे आईडी हमें पास करनी नहीं है। और एक मिनट, ये क्या दिखा रहा है, एड्रेस है ये, तो ये है ऐड एम्प्लॉय, ठीक। तो यहाँ पे हम सॉरी ट्राई आउट करते हैं और यहाँ पे हम राज
राज@123 4 और यहाँ पे हम सैलरी कुछ भी डाल देते हैं, ठीक। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, अब टेबल में डेटा नहीं है, ठीक। स्टिक फ्रॉम, और बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम 1 ही रखता है, बट देख लेंगे 1, देख रहे हो एम्प्टी है डेटा, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं, इसको एक बार हम ट्राई आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारा यहाँ पे 409 दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा हाइबरनेट सीक्वेंस टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट बग देख करके ही पता चलेगा क्या प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है ये नेम मैंने दे रखा है, इसको रिफर ये सर्च कर रहा हो नेम, बट मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। टेबल लेवल सारा कुछ क्रिएट है, एक बार बग देखते हैं क्या दिखा रहा है ना। एमपी, यही प्रॉब्लम है, एमपी जनरेटर जो है ये इनवैलिड दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस कहीं दिया नहीं है। ये सर्च कर रहा होगा वो सीक्वेंस जनरेटर को, बट सीक्वेंस जनरेटर हमने उसका कोई भी डिक्लेरेशन किया ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं, अब की बार शायद चल जाना चाहिए। चलो ट्राई आउट करते हैं इसको फिर से। अच्छा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टीबीएल, अच्छा ओके, बिल्ड करना पड़ेगा मुझे, टीबीएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर सीक्वेंस, ये सर्च कर रहा है क्योंकि हमारा कोड दोबारा से बिल्ड नहीं हुआ है। मैं कहूँ ऐसा कैसे हो रहा है, जब कोड में है ही नहीं तो दिखा क्यों सर्च, mvn clean install। आगे में नोटेशंस नहीं, नोटेशन में तो नहीं है ऐसा कुछ है। और तब अच्छा, तब तक कि मैं नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। मैं सोच रहा था तब तक मैं टेबल के बारे में भी बता दूं, ठीक है। टेबल में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक, क्योंकि मोस्टली यूज भी नहीं होता है, बट फिर भी मैं बताऊंगा। टेबल के लिए भी एक्स्ट्रा टेबल की आपको ज़रूरत पड़ती है, टेबल को जनरेट करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट हो गया, एक बार फिर से हम ट्राई आउट करते हैं इसको, अब देखते हैं बग क्या दिखाता है। अच्छा, ये इसमें अभी भी इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टीबीएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय सिंकोर, एक्चुअली ये सर्च कर रहा है इस सीक्वेंस को, ठीक है। कुड नॉट एक्सट्रैक्ट रिजल्ट सेट, इसका मालूम इशू क्या है, इसका इशू यही लग रहा है क्योंकि ये कहाँ से टीबीएल अंडरस्कोर, अभी कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस बचा हुआ है, टीबीएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर सीक्वेंस, ये जो हमने दे रखा था ना। अच्छा ठीक है, मालूम प्रॉब्लम क्या रहा है, यहाँ पे ये सीक्वेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा एक्चुअली, ठीक है। ये जो है आई थिंक जब मैंने टेबल क्रिएट किया था तभी आई थिंक सीक्वेंस क्रिएट हुआ होगा, मैंने उसको डिलीट मार दिया ना, दोबारा से क्रिएट नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखा, ये टेबल दोबारा से क्रिएट नहीं हुआ है, हम दिखाते हैं आपको दोबारा से, यहाँ पे जाओगे टेबल, तो ये हो गया, अवेलेबिलिटी में जाओगे तो यहाँ पे सीक्वेंसेस में जाओगे तो दोबारा से क्रिएट नहीं हुआ है, बाय ऑटोमेटिकली ये क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। चलो कोई नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए कॉपी कर रखा था, कॉपी भी लॉस हो गया, मैंने पेस्ट नहीं किया कहीं पे, बट मैंने यहाँ पे ज़रूर रखा होगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे ये वाला उठाते हैं आपको, ठीक है।
और सिर्फ आपको क्या करना है, इसको यहाँ पेस्ट करना है, इसको समझ सकते हो, ठीक। क्रिएट सीक्वेंस, ये जो हमारा है टीबीएल, अब वहाँ पे अब क्योंकि टेबल का नाम मैंने चेंज कर रखा है, ठीक। ये हमने क्या रखा, टीबीएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय ले रखा है, तो यहाँ पे यही वाला जो सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट जो है इसका ये फॉर्मेट बनेगा नेमिंग का, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन ये यूज कर लो और इससे आपका सीक्वेंस टेबल सीक्वेंस बना लो। एज बेगिन स्टार्ट विथ 4, आप स्टार्ट विथ क्या कर लो, स्टार्ट विथ 1 कर लो, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। मिनिमम इंक्रीमेंट बाय 1 करो या आप 2 कर लो, ठीक। मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू कैश और इसको जनरेट कर लो, ठीक है, हो गया। सॉरी मैं बार बार सेव करा लेता हूँ, ये सेव नहीं कराना है और हम दोबारा फिर से करते हैं ट्राई। अब देखो ये चल गया, ठीक है। टेबल में जाओगे, ये राज फर्दर 1 2 3 4, ये हमारा डेटा आ गया। 1 आया देखो क्योंकि स्टार्ट बाई 1 किया, आप दूसरा करेंगे तो इंक्रीमेंट बाई 2 होगा, इंक्रीमेंट बाई 1 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जीक्यूट करे, सेम डेटा मैंने डाल दिया है। काज, ठीक है, यहाँ पे के डाल दो और यहाँ पे हम फिर से इसको रन कराते हैं। आईडी कुछ और ही जनरेट हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो। जनरेट हो रहा है पर -45 -46 1, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट मारता हूँ, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम डिलीट मारते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा जनरेट करते हैं और टेबल का डेटा चूंकि हम ऐड कर चुके हैं इसमें, तो एक काम करते हैं, हम टेबल का डेटा भी डिलीट मार देते हैं, ठीक। अब हम फिर से इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखते हैं रिकॉर्ड, मिनिमम वैल्यू 1 करते हैं, स्टार्ट विथ 2 करते हैं, इंक्रीमेंट बाई 2 करते हैं। कोई नहीं, वैसे देखो तरीका क्लियर हो गया कि कैसे सीक्वेंस वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है उतना हमें, दोबारा से हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक। और जो एप्लीकेशन है इसको हम रिस्टार्ट मारते हैं एक बार। मेरा मतलब ये था कि माइनस में निगेटिव तरफ नहीं जाना, 1 से स्टार्ट हो, 1 टू इंक्रीमेंटेड वे में चले, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा था। अच्छा, करेक्ट, अब सही चला, मतलब यहाँ पे बग इसने दिखाया, ठीक है। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो आपने सीक्वेंस जनरेट किया हुआ है टीबीएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर सीक्वेंस इज सेट टू 50 बाय डिफ़ॉल्ट वाला, चूंकि है ना डिफ़ॉल्ट वाला वर्क करेगा, तो डिफ़ॉल्ट ही यूज कर लो। यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट 50 कर दो, ठीक है, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। जब हम नया अपना क्या कहते हैं कस्टम क्रिएट करेंगे ना,
अभी हम डिफ़ॉल्ट तरीके से यूज करना चाह रहे हैं एक्चुअली ना, इसलिए। अभी और देखते हैं, जब अपना खुद का हम यूज करेंगे, क्योंकि जनरेटर हमने यूज किया, सीक्वेंस जनरेटर यूज अभी नहीं किया है ना, इस वजह से। सीक्वेंस जनरेटर यूज करेंगे तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर से हम चलाते हैं सीक्वेंस जनरेटर में, चूंकि हम यहाँ पे दे सकते हो, आप दिख रहे होगा, ठीक। मैं ऑलरेडी इसीलिए बता चुका हूँ। सीक्वेंस जनरेटर में आप स्टार्ट वैल्यू और क्या एलोकेशन साइज आप दे सकते हो, और इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। बट इसमें एलोकेशन साइज नहीं चूंकि दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 ही ले रहा है, ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम। फिर हम एक बार चलते हैं, चलो छोड़ो, क्योंकि बार बार मैं नेगेटिव में जा रहा है, पता नहीं क्यों। टाइम इतना है नहीं बार बार ट्राई करने का। ठीक, इसको छोड़ते हैं। अब एक काम करते हैं, हम कस्टम वाला यूज, डिफ़ॉल्ट हटाते हैं, कस्टम वाला यूज करते हैं हम। कस्टम के लिए हमने यहाँ पे दे रखा है, इनिशियल वैल्यू 4 है हमारी, और लोकेशन साइज हमारा 1 है, और इसको हम अनेबल करते हैं, और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, कॉमा जनरेटर दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हम दे सकते हैं अपने इनिशियल वैल्यू, एलोकेशन साइज 1 दे सकते हैं अब अपने हिसाब से। इसको हम स्टॉप कर देंगे, दोबारा रन कराएंगे, डिलीट फ्रॉम कर देते हैं, और इसको हम भी डिलीट कर देते हैं, ठीक। क्योंकि इसका नाम मैंने कुछ और ले रखा है, ये इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं। अब हमारा स्टार्ट जो वहाँ पे दिया है इनिशियल वैल्यू वही देना है, यहाँ पे स्टार्ट विथ 4 वहाँ दिया, यहाँ पे भी दे दो, ठीक। ये एलोकेशन साइज हमारा 1, यानी कि इंक्रीमेंट बाई 1 कर दो, इनिशियल वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू 4 कर दो, ठीक। स्टार्ट विथ 4 इंक्रीमेंटेड बाई 1, क्रिएट कर लो इसको, और एप्लीकेशन को रन करवा दो। हालांकि मैंने जबकि उसका डिमो नहीं किया, फिर भी देखो वीडियो कितनी लंबी हो गई, यानी कि जो ऑटो डीडीएल वाला था उसका भी मैं सोच रहा था कि करूँगा, बट मुझे लगा कि मेन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ये है, ऑटो डीडीएल वैसे भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। राज काज साज पाज, देखो 4 और 5 अब ये प्रॉपरली जनरेट हुआ। इसको मैं जूम कैसे करूं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं पूरा का पूरा ये टेबल, ठीक है। हो सकता है, वैसे हमारी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अब अच्छी रहती है, 2000 पिक्सल के ऊपर तक रहता है। आप अगर चाहते हो अच्छा देखना वीडियो तो अच्छी क्वालिटी में देख सकते हो, ठीक। तो आपको छोटा छोटा भी दिखेगा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने ये क्रिएट किया, तो देखो यहाँ पे 4 जनरेट हुआ, फिर 5 जनरेट हुआ, ठीक। कस्टम में यही फ़ायदा होता है, वो डिफ़ॉल्ट में यूज कर रहा था ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम कर मैं, बट दिखाना मुझे दोनों थे। ताज करते हैं, यहाँ पे भी टी कर देते हैं, और यहाँ पे देखना फिर से जनरेट करते हैं इसको, और रिकॉर्ड हमारे 4 5 6 बिल्कुल सिक्वेंस से चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंटेड बाई 1 किया मैंने इसलिए। अब हम टेबल को दिखा, आइडेंटिटी को देखो दिखाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी में दिखा सकते हैं, सिंपल है, इसको बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेबल को आपको डिलीट मारना पड़ेगा। टेबल को क्यों डिलीट मारेंगे, हम डिलीट फ्रॉम करते हैं, रिकॉर्ड सारे डिलीट मारते हैं, ठीक। और रिकॉर्ड हमारे डिलीट नहीं, एक्चुअली इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी के लिए हमें आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि मैंने बताया ना टेबल ये डेटाबेस जनरेट करता है, ऑटो इंक्रीमेंट डेटाबेस करेगा, तो इसका मतलब है वो टेबल हमें डिलीट मारनी पड़ेगी या फिर हमें नई टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं, एक काम करते हैं, इसमें शायद एम्प्लॉय में है स्क्रिप्ट एज, देखते हैं इसको, टेबल क्रिएट टू पे जाते हैं, न्यू क्वेरी एडिटर, इसमें शायद मैंने यूज किया था, इसी को हम यूज करेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक, आइडेंटिटी देखो ये मैंने यूज कर रखा। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल क्रिएट करते वक्त आपको, या अगर ओरेकल यूज कर रहे हो तो ऑटो इंक्रीमेंटेड बाई ऐसे करके देना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो माई स्क्वेल यूज कर रहे हो तो उसमें ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, उसमें भी ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड टाइप का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना पड़ता है, तो आइडेंटिटी यूज करके मैंने बना लिया। अब हम टेबल यहाँ पे जो यूज कर रहे थे, नाम चेंज कर दो। ठीक, ये यहाँ पे एम्प्लॉय बना रखा रहने दो, या फिर इसको कमेंट ही मार दो, कंट्रोल जेड करके इसको कमेंट मार दो, तो ये दूसरी टेबल को लिंक करेगा। ठीक है, सेव कर दो। और ये जो जनरेटर है यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लो, और इसके बाद में ये आप हटा दो यहाँ से। ठीक, ये हटा दो, और ये तो कमेंट कर दो। हैज वाला पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में, पता नहीं मैं हैज वाला ऐसा क्या काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो हैज ही हैज कमेंट याद आता था। ठीक है, कुल मिला के आप स्टार्ट कर दो इसको। ऑटो इंक्रीमेंट में टेबल, अच्छा डेटा हमारा, आज इसमें डेटा अच्छा है ऑलरेडी से। ठीक है, एक काम करते हैं, एम्प्लॉय में हमारा जो डेटा है उसको हम चाहें तो हटा सकते हैं। ठीक, और हम इसको, देखो डेटा कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम इसको मारते हैं, स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और ये देखो 3 आईडी हमारी स्टार्ट हो गई थी, 3 से हो गया ताज, इस तरीके से चल रहा है। ठीक, क्योंकि हो सकता है 2 रिकॉर्ड पहले से हों, इस वजह से ये 3 क्रिएट किया, बट पहले से थे, मैंने डिलीट जरूर कर दिए थे, उसके मेमो कैश में हो सकता है स्टोर हो। ठीक है, तो इसलिए हम साज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आईडी में मैं 0 ही भेज रहा हूँ, ये याद रखना। ठीक, मैं भेज नहीं रहा हूँ वैल्यू, फिर भी ये देखो ऑटो इंक्रीमेंट 3 से 4 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आइडेंटिटी वर्क करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही यूज करते हैं लोग, इसलिए मैंने दोनों बताए। ऑटो इंक्रीमेंट भी यूज करते हैं लोग ज़्यादातर, तो ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए मैंने आपको बता दिया, जो कि पहले बता चुका हूँ। और आगे बचा टेबल, तो टेबल में आप थोड़ा पढ़ लो, बाकी मुझे बताना नहीं है इसको। ठीक है, टेबल, द जनरेशन टाइप टेबल गेट्स ओनली रेयरली यूज्ड नाउ अ डेज। ठीक है, इट्स सिमुलेट्स अ सीक्वेंस बाय स्टोरिंग एंड अपडेटिंग इट्स करंट वैल्यू इन डाटाबेस। देखो कुल मिला के आप ये देख लो, यहाँ पे जब हम यूज करते हैं सेम जैसे कि सीक्वेंस जनरेटर यूज किया था, जनरेटर नाम दिया तो यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे बुक जनरेटर रेफरेंस दे कर दिया मैंने उसको, टेबल नाम देना पड़ेगा, उसका स्कीमा दे, मतलब कहने का सेम है सीक्वेंस की तरीके से। और नेट लाइट जा चुकी है आई थिंक, तो आगे का हम, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम थोड़ा दिखा देंगे कर, सारा कुछ तो आई थिंक हो ही चुका था। तो गाइस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप पढ़ेंगे, 1 to मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी एसोसिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आने वाला है, एसोसिएशंस कितने प्रकार से होते हैं, एग्रीगेशन, कंपोजिशंस, और हमारा हाइबरनेट में हम कैसे रिलेशनशिप करते हैं। ठीक है, और उसके हम प्रोग्राम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी कंपनियों में ये प्रोग्राम बनवा के एक्चुअली आपको दिखाना पड़ता है। जैसे कि बहुत सी नोएडा दिल्ली में अगर देखोगे, तो मैं कुछ कंपनी में, मुझे याद नहीं है नाम, बट कुछ कंपनी में मैं भी गया था, तो वहाँ पे मतलब पूरा क्वेरी लिखवाते हैं, रिलेशनशिप लिखवाते हैं, नोट पेपर कॉपी पेन पे लिखवाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के देखो मैंने टेबल में बता दिया था आपको, टेबल जनरेटर नेम सारा कुछ मैं दिखा दिया लाइट जाने के पहले ही आई थिंक, बस थ्योरी पार्ट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। Generation type table gets only rarely used nowadays. It simulates a sequence by storing
and updating its current value in database table which requires the use of pessimistic log, ठीक है, which put all transactions into a sequential order। तो ये लॉकिंग का देखो इसमें काम हो गया, हालांकि उसमें नहीं ऐसा लिखा हुआ था पेसिमिस्टिक लॉग इन आइडेंटिटी में, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम दिखा रहा था कि बैचिंग में, ठीक है, उसमें सिर्फ बैचिंग की प्रॉब्लम दिखा रहा था, और मल्टी थ्रेडिंग में उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट यहाँ पे बैचिंग छोड़ो, यहाँ पे पूरा पूरा लॉकिंग लग रहा है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल आपका हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, ठीक। आइडेंटिटी बेटर है, मोस्ट मतलब मोर बेटर है देन द टेबल एंट्री, ठीक, आईडी जनरेटर। तो आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, सीक्वेंस यूज कर सकते हो, ऑटो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ योर डाटाबेस सपोर्ट सीक्वेंस विच मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस डू, ठीक है, इट स्लोज डाउन योर एप्लीकेशन एंड यू शुड देयरफॉर प्रिफर द सीक्वेंस ओनली, ठीक है, जैसा कि सीक्वेंस को देखो ज़्यादा प्रमोट किया है मैंने इसी वजह से। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।